हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये कंडक्टेंस ऑफ द सेल वाला लेक्चर है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बाद डिस्कस करना था। इसको जैसा बात किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 एस्पेक्ट हमको देखने होते हैं। पहला इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल, और तीसरा कंडक्टेंस ऑफ द सेल, और चौथा होता है बैटरी। बैटरी को आप खुद से भी देख सकते हैं, बस उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के बारे में स्टडी करना है। तो मेन जो पार्ट हम लोग का यहाँ पर है वो है कंडक्टेंस ऑफ द सेल। जो लास्ट टॉपिक ये बचा है अभी उसको हम लोग कवर अप करेंगे। देखिए इसमें क्या है कंडक्टेंस ऑफ द सेल में कि एक चीज़ आप लोग जानते होइएगा, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है, रजिस्टेंस जो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है, रजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। फ्लो ऑफ करंट को रोकने का जो काम होता है वो रेजिस्टेंस का होता है, वही उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। जो रुकावट है, जैसे पाथ ब्रेकर है, जैसे रोड पर जो ब्रेकर लगा होता है वहाँ पर स्पीड में क्या होता है, कमी आती है, वहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज करना पड़ता है उस किसी भी व्हीकल्स का, तो वो एक रेसिस्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी को रेसिस्ट कर रहा है। यहाँ पर करंट को रेसिस्ट कर रहा है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखेंगे कि इट इज, या सीधे लिखेंगे इट रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कंडक्टर में ही करेगा, तो आप इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी समझिए कि रेजिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट इज ओम, इसका यूनिट भी बात कर लेते हैं। इट्स यूनिट इज OHM, या तो आप ऐसे ओम लिखिए या फिर सिंबल भी आप जानते होइएगा ऐसे, ये ओम, ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। तो रेजिस्टेंस क्या है, याद कीजिए, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड यूनिट इज O। इट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, या इट ओबे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जब दिया गया था वहीं से रेजिस्टेंस पता चला। ओम्स ने क्या कहा था, ओम ने कहा कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट को हम क्या करते हैं, I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी को बुक में बहुत अच्छे तरह से लिखा जाता है। ये जस्ट हम आपको समझा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। यानी आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो, यही ओम्स लॉ है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके यहाँ पर इक्वल साइन देंगे और एक
कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर R क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को या इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? ओम। इस तरह से यहाँ पर ये ओम्स लॉ में देखा जाता है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि ओम्स लॉ में कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, करंट जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट का फ्लो। तो V बराबर IR एक फार्मूला यहाँ से दे दिया गया। ये भी फार्मूला याद रखिएगा। अगला कि रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस दो चीज़ पर डिपेंड करेगा। ऐसे तो फिजिक्स में आप पढ़िएगा तो वहाँ पर टेम्परेचर पर भी इफेक्ट करने को दिखाया गया है, क्योंकि हमको यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट नहीं देखना है, हमको यहाँ पर सिर्फ सेल के बारे में देखना होता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ मतलब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रोड कैथोड होता है ना, तो एनोड कैथोड के बीच के डिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका वॉल्यूम क्या है, एंड एरिया, तो सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। तो अभी तो हम रिलेशन नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, L मीन्स लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब एरिया। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L बाई A। अब सोचिए, वायर अगर जितना ज़्यादा लंबा होगा उसमें उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और वायर जितना मोटा होगा, एरिया उसका जितना ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सिंपल सा फंडा है इसमें कि वायर ज़्यादा मोटा होने से उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा मूवमेंट का। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल साइन देने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगाया जाता है, और इसे हम कहते हैं रो, और फार्मूला बनता है R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। हम यहाँ रो को लिख देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या लिखते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम दूसरे शब्दों में इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का चलिए हम लोग यूनिट निकालते हैं कि यूनिट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो लेंथ होगा उसका यूनिट सेंटीमीटर। हालांकि आप SI सिस्टम ले सकते हैं, मीटर, SI सिस्टम भी लिया जा सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर में, और एरिया भी ले सकते हैं। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं? अक्सर NCERT में सेंटीमीटर लिया गया है, केमिस्ट्री में खास करके, फिजिक्स में नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में, क्योंकि जो सेल होता है ना वो बड़ा छोटा छोटा सेल होता है, कोई मीटर में वाला सेल नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा सेल नहीं होता है। अब अगर वो होगा तो मीटर आप लिख सकते हैं, लिखने में भी गलती नहीं है, अगर है तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूज मीटर। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिकमेंड किया जाता है कि सेल छोटा होने के कारण उसका डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर यूज करें। ठीक है, अब चलिए, तो लेंथ और एरिया बता दिए। चूंकि R बराबर
रो इंटू एल बाई ए होता है। तो यहां से हम रो अगर निकालें, रो इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू ए बाई एल, ऐसा होगा। आर का क्या यूनिट होता है, ओम, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यूनिट ऑफ रो यानी कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, ओम सेंटीमीटर। ये देख लीजिए। तो आपने रेजिस्टेंस को देखा और क्या देखा, रेसिस्टिविटी को देखा। रेसिस्टिविटी कहाँ से आया, आर से ही आया है, रेजिस्टेंस से ही आया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। कंडक्टेंस जी। देखिए कंडक्टेंस का क्या डेफिनेशन है, इट इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करने का नेचर होता है। कंडक्टेंस उसका उल्टा है। कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो वर्च्यू है, वो गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करता है। इट इज अ वर्च्यू ऑफ कंडक्टर, लिख सकते हैं इट इज द वर्च्यू ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन टू अदर प्लेस। ये तो डिटेल में हो गया, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा और करके हम लिख देते हैं। देखिए और सीधा लिख सकते थे कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस मतलब जी और रेसिप्रोकल मतलब 1/r, लेकिन किसके, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल। अब चूंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। या तो आप ऐसे लिखिए या आप वर्ड में लिख सकते हैं OHM इनवर्स, या फिर आप MHO महो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप साइमेन लिख सकते हैं। ये तीनों ही, ये चारों ही एक ही बात होगा, कंडक्टेंस के यूनिट को लिखने की बात होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया जिसको हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखेंगे कंडक्टिविटी। याद कैसे रखिएगा, देखिए रेजिस्टेंस से रेसिस्टिविटी तो कंडक्टेंस से क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। रेजिस्टेंस से रेसिस्टिविटी तो कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जिस तरह से हम रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से लिखते हैं। इट इज रीड एज KAPPA, कापा। ठीक है, कापा। इसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आप कंडक्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलिए, बात सेम होगा। रेसिस्टिविटी बोलिए चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए, सॉरी यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखेंगे,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इट इज द रिवर्स ऑफ, जैसे कंडक्टेंस था कि रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इट इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी लिख देते हैं, और रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बदल बदल करके आता है, कभी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख देगा तो कभी रेसिस्टिविटी लिख देगा, कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख देगा तो कभी कंडक्टिविटी लिख देगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या फार्मूला बनाएंगे, रो नहीं, कापा इक्वल टू 1/ρ, कापा इक्वल टू, जिस तरह से G बराबर 1/r, उसी तरह से कापा इक्वल टू 1/ρ। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का यूनिट तो क्या हो जाएगा, 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट अभी हम लोग क्या निकाले थे, ओम सेंटीमीटर निकाले थे, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को आप साइमन एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो एक ये फार्मूला हो गया, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए यहां पर एक टर्म है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेल कांस्टेंट को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, G स्टार से। अब जो G स्टार है वो क्या डिफाइन करता है, L/A, G स्टार इक्वल टू L/A, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट बताइए, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट यानी G स्टार, तो क्या हो जाएगा, L/A, L मतलब सेंटीमीटर, A मतलब एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ G स्टार क्या हुआ, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको सेल कांस्टेंट भी ध्यान में रखना है और उसका यूनिट भी ध्यान में रखना है। यह सेल कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं R इक्वल टू रो इंटू L/A। हम R के जगह पर रो को ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/ρ, और रो के जगह R को ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R, और इंटू ये L/A रह जाएगा। 1/ρ को हम क्या लिखते हैं, कापा, अभी पढ़े हैं, और 1/R को लिखते हैं G, L/A को लिखते हैं G स्टार। देखिए एक नया फार्मूला यहाँ पर आपको दिखा कि कापा क्या है, कंडक्टिविटी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला भी बहुत उपयोगी है, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप था जो अभी हम बात किए। अब अभी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड रिलेशन
इसके बीच में। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो सेक्शन है इसमें आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मोलर कंडक्टेंस से। चलिए मोलर कंडक्टेंस समझते हैं, इसी से बिलोंग करेगा वो भी। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस को क्या, किससे? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस इक्वल, मैंने ये कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा जो सॉल्यूशन में कंडक्टेंस शो किया जा रहा है, ठीक है। 1 मोल आपको इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कंडक्टेंस कैसे शो होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसमें आयंस तैरते हैं, जैसे ZnSO4 तो जिंक आयन और सल्फेट आयन, CuSO4 तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन। तो ये आयंस सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस का कारण है वो मूवमेंट ऑफ आयंस है, आपको पता है। तो इसीलिए यहाँ हम क्या करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेकर के और उसके आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। लेकिन ये सब चीज होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, तो ये कुछ छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर लिखेंगे। ये क्या डिफाइन करेगा कि इट इज द कंडक्टेंस shown by, it is the conductance shown by 1 mole ions of 1 mole electrolyte, ions of 1 mole electrolytes, ions of 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte. It is the conductance shown by ions of 1 mole electrolyte in the solution is called molar conductance, is called molar conductance। इसे हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। मतलब मोलर कंडक्टेंस अगर यहाँ इन्फिनिटी दे दें तो इसका मतलब होता है, इसको पढ़ा जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर का मोलर कंडक्टेंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सेंस क्या हुआ? मतलब आप इतना डाइल्यूट किए, इतना डाइल्यूट किए, इतना डाइल्यूट किए कि अब आयंस और नहीं बढ़ सकता है। जितना डिसोसिएट होना था इलेक्ट्रोलाइट के वो 100% हो चुका है। उसी डाइल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, जिसमें आयंस 100% टूट जाता है जिस कंसंट्रेशन में, उसी को हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक होता है लैम्डा एम नॉट, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब देखिए इसमें क्या एक टर्म लगा हुआ है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब हो गया किसी खास कंडीशन पर, एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन मान लीजिए आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना है सिंबल के फॉर्म में। मैथमेटिकली इसको क्या मतलब, इससे तो बात नहीं बनेगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये चीज। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो मैथमेटिकली लिखते हैं लेम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई एम,
ज़्यादा डेरिवेशन का कोई लेना देना है नहीं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को रट जाइए। देखिएगा क्वेश्चन सब यहीं से बनता है। तो यहाँ पर लेमडा एम क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और कापा, कापा क्या हो गया, कंडक्टिविटी, अभी अभी पढ़े हैं, और एम क्या हो गया, मोलारिटी, मोलारिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस। एक मोल आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के द्वारा जो सॉल्यूशन में कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। उसी तरह से एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा, वन इक्विवेलेंट आयन लेना है हमको। जैसे मोलर में 1 मोल लिए थे ना, इसमें क्या लेंगे, 1 इक्विवेलेंट आयंस, यानी 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसमें जो आयंस है उसके द्वारा जो कंडक्टेंस शो किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलिए तो इसको लिखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेमडा ई क्यू से रिप्रेजेंट, वो लेमडा है, कैपिटल लेमडा है। अब इसके डेफिनेशन को लिखते हैं कि द कंडक्टेंस शोन बाय, द कंडक्टेंस शोन बाय आयंस ऑफ वन इक्विवेलेंट of electrolyte, one equivalent of electrolyte. The conductance shown by ions of one equivalent of electrolytes is called क्या, equivalent conductance, equivalent conductance। ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लेमडा ई क्यू इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई एन, ये फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। यहाँ एन बराबर नॉर्मलिटी है, क्या है, एन बराबर नॉर्मलिटी, इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और कापा तो कंडक्टिविटी हो गया। यहीं पर एक और चीज़ आपको हम बता दें कि रिलेशन बिटवीन लेमडा एम एंड लेमडा ई क्यू, इसके बीच में रिलेशन आपको यहाँ लिखना है। तो लेमडा ई क्यू बराबर पहले लिखते हैं, लेमडा ई क्यू इक्वल टू, अभी आपने लिखा था कापा इंटू 1000 बाई एन। तो एक रिलेशन पहले से आपको बताया हुआ है कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू एक्स, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी के जगह पर मोलारिटी इंटू एक्स डालेंगे। लेमडा ई क्यू इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी के जगह क्या होगा, मोलारिटी इंटू एक्स। अब देखिए, क्या हम कापा इंटू 1000 और मोलारिटी के बदले में जो लिख सकते हैं वो बताएंगे। इसके बदले में हम लिख सकते हैं लेमडा एम, लिख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, लेमडा ई क्यू इक्वल टू लेमडा एम बाई एक्स।
यानी कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू x, यानी कि वैलेंस फैक्टर। x क्या है? वैलेंस फैक्टर। अच्छा, वैलेंस फैक्टर हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। वैलेंस फैक्टर क्या है? वैलेंस फैक्टर है एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, एलिमेंट के लिए वैलेंसी, आयंस के लिए चार्ज, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यही होता है वैलेंस फैक्टर। यानी कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस पता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता है तो डायरेक्टली आप मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे दोनों का फार्मूला पहले लिखते हैं। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला था कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। तो यहाँ क्या होगा? कापा का यूनिट क्या था? कापा था 1/ρ, यानी कि ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स कापा का यूनिट था, आप चेक कर सकते हैं। और नीचे था मोलारिटी। मोलारिटी मतलब क्या? मोल पर लीटर, लीटर इन्वर्स लिख सकते हैं। लीटर के जगह पर हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। लीटर के जगह पर क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट को सेम करने के लिए ओम इन्वर्स को चाहिए तो आप साइमन भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इन्वर्स। और नीचे ये रहेगा मोल इनटू, और ये लीटर में लिख देंगे सेंटीमीटर पर -3 आ जाएगा, सेंटीमीटर -3 पावर में ये जाएगा ऊपर, सेंटीमीटर +3। अब ये क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो मोल नीचे है ये ऊपर जाकर के हो जाएगा मोल इन्वर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, मोल इन्वर्स। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या फिर अगर साइमन नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर सोचते हैं, इसका यूनिट कैसे निकलेगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है कापा इंटू 1000 बाई n। ये आप देखते हैं। अब कापा का फार्मूला क्या होगा? कापा का फार्मूला होता है यूनिट ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स बाई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी कि ये होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। हम फिर से क्या करेंगे? ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स तो है, ठीक है, इक्विवेलेंट को आप रहने दीजिए और लीटर को क्या लिख दीजिए? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर पर पावर -3, ये ऊपर जाके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इन्वर्स, या फिर आप लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स। ठीक है, तो मतलब ये जो यूनिट है ये यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। गौर से देखिए, ये यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, और ये जो यूनिट हो गया ये हो गया मोलर कंडक्टेंस का। आप कंपेयर करिएगा तो सिर्फ एक चीज़ में अंतर आपको दिखेगा। यहाँ मोल इन्वर्स है और यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट इन्वर्स है। यहाँ मोल इन्वर्स है, यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट इन्वर्स। नहीं तो यूनिट बिल्कुल सेम है दोनों का। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें खाली क्वेश्चन रहेगा, रेजिस्टेंस पर, कंडक्टेंस पर, मोलर कंडक्टेंस पर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे।
और आज एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कोलरासिस लॉ या कॉलर्स लॉ हम इसको कहते हैं। कोलरासिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। देखिए ये जस्ट एक नाम है, कोलरास ने एक दिया था लॉ, उसने बहुत कुछ खास बात नहीं कही थी, बस उसने ये कहे थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाता है तो उसके प्रत्येक आयंस के द्वारा जो इंडिविजुअली कंडक्टेंस शो किया जा रहा है तो टोटल कंडक्टेंस जो होगा उसके आयंस के सम के बराबर होगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है। अब जब ये 100% टूटेगा तो Na+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा। तो Na+ और Cl-, Na+ का एक अपना कंडक्टेंस होगा, Cl- का एक अपना अलग कंडक्टेंस होगा। तो इन दोनों के कंडक्टेंस को क्या करना है, ऐड कर देना है, सम लेना है, तो वही हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट। तो यही बात कोलरास ने किया था कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी आयन 100% टूट जाते हैं, देन द कंडक्टेंस ऑफ होल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ overall solution, conductance of overall solution is the sum of conductance of individual ions in the solution, individual ions in the solution, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि AB इलेक्ट्रोलाइट है, एक AB क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये टूटेगा A+ एंड B-, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ इसको हम लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन या कंडक्टेंस सोन बाई केटायन प्लस कंडक्टेंस सोन बाई मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। तो केटायन के और एनायन के कंडक्टेंस को जोड़ दीजिए तो टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन का या उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन्ड होता है। यही कोलरास लॉ ने डिस्कस करा था, ठीक है। अब सबसे मेन चीज, ये तो बहुत छोटा सा बात था, हो गया, सॉरी ये तो क्वेश्चन आ गया है, हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं।
हमको मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में अगर लिखना है, AXBY कंपाउंड है, तो पहले आप इसको तोड़ना सीखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना होगा। AXBY जब ये टूटेगा तो X इंटू AY प्लस Y इंटू B X माइनस, मतलब ये केटायन हो गया और ये क्या हो गया, एनायन हो गया। केटायन के द्वारा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस प्लस एनायन के द्वारा कंडक्टेंस। यहाँ पर जो X और Y है, X और Y ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है किसका, AXBY का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, यहीं पर सबसे मेन चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे आप कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय केटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय अनायन BX माइनस। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देख लीजिए, मोलर कंडक्टेंस जब निकालना है तो यहाँ कॉफिशिएंट X है तो यहाँ पर आपको X से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर कॉफिशिएंट Y है तो यहाँ पर क्या करना होगा, Y से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसी तरह से ये तो हम मोलर कंडक्टेंस निकालें। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, AXBY का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, इसमें भी आप पहले लिख लीजिए वैसे ही, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Y प्लस मतलब केटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। और इसमें क्या करिएगा, यहाँ बहुत ध्यान देना है। देखिए यहीं पर समझने में प्रॉब्लम होता है लोगों को। X गुना है किस में, केटायन में, तो हम क्या करेंगे, एनायन में डिवाइड करेंगे उससे, और जो एनायन में मल्टीप्लाइड है उसको हम केटायन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये ऐसा क्रॉस करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने का तरीका हुआ। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस को ऐसे लिखेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इस तरह से लिखेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर हमको लिखना हो, लेमडा M इंफिनिटी Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि Na3PO4 कैसे टूटता है। तो ये टूटता है 3 इंटू Na प्लस PO4 3 माइनस, तो इसका कॉफिशिएंट 3 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है। अब हम इसमें लिखेंगे कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय PO4 3 माइनस। यहाँ हम 3 से गुना किए हुए हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे केटायन में, ये मोलर हो गया। और अगर इसी का इक्विवेलेंट निकालना होता, इसी का अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान दीजिए यहाँ मोलर निकाल रहे थे, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तब होगा, देखिए पहले तो आप लिख लीजिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय केटायन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय एनायन। अब यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, तो जिसमें मल्टीप्लाई है उसके अपोजिट में, अगर केटायन में मल्टीप्लाई है तो एनायन में डिवाइड करिए उससे, यानी कि 1/3 यहाँ, और इसका कॉफिशिएंट तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसको नोट करना चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। अब जैसे कुछ और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है कि लिखिए लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Al2SO4 का लिख के बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि ये टूटता कैसे है, यानी Al2SO4 को तोड़ने का तरीका क्या है। तो देखिए एल्युमिनियम 2 रहेगा, इस पर 3+, सल्फेट SO4 पर होता है 2-, लेकिन इसका संख्या कितना है 3। तो x के जगह 2 है, y के जगह 3 है, कोफिशिएंट यहाँ 2 और 3 है। अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, पहले लिख लेंगे केटायन, केटायन के द्वारा मोलर कंडक्टेंस, और केटायन है कौन Al3+, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय एनायन, एनायन कौन है SO4 2-। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, जो इसका नंबर है वो इसके डिवाइड में होगा, जो इसका नंबर है वो इसके डिवाइड में होगा। तो इसका नंबर है 2 तो 1/2 इसमें आ जाएगा, और इसका नंबर है 3 तो 1/3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये तरीका होता है इसको लिखने का। इसका हम मोलर कंडक्टेंस निकालें अगर, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। Al2SO4 तो देखिए इसमें भी वैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al3+ प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय SO4 2-। अब क्या करना है, चूंकि ये मोलर कंडक्टेंस है तो जिसमें जहां गुना किया हुआ है उसी में इसको आपको लिखना है। तो इसमें 2 से गुना किया हुआ था, आप इसमें 2 डालिए, इसमें 3 से गुना किया हुआ था तो क्या डालेंगे 3 डालेंगे। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया। आप इसको एग्जाम्पल में समझ सकते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने में। सॉरी एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये मोलर कंडक्टेंस है, ये है मोलर कंडक्टेंस, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए जैसे डिवाई हकेल का ऑनसाइजर इक्वेशन है, डिवाई हकेल्स ऑनसाइजर इक्वेशन, इसमें लिखता है लेमडा m इक्वल टू लेमडा m0 माइनस b इंटू √c स्मॉल b, ये इक्वेशन है। और इसमें क्या किया गया कि एक ग्राफ प्लॉट किया गया √c और मोलर कंडक्टेंस के बीच में। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ आया, 2 तरह का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट होता है। एक कर्व लाइन होता है और हम ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब देखिए इस दोनों में क्या है, दोनों में है ये कि जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कर्व लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में ग्राफ दे करके आपसे इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह का अगर मान लीजिए आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से ऐसा दिया हुआ है 1 2 3, तो यहां आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए, इलेक्ट्रोलिटिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, जो सबसे ऊपर है वो स्ट्रॉन्गर है, सबसे ऊपर है वो स्ट्रॉन्गर,
और जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, वीकर। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, इस तरह से। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन है। इसमें एक एप्लीकेशन निकालने के लिए आता है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। सबसे पहला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा निकाला जा सकता है, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला है लेम्डा एम बाई लेम्डा एम इन्फिनिटी। इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, या अल्फा इक्वल टू लेम्डा ई क्यू बाई लेम्डा इनफाइनाइट ई क्यू, दोनों लगा सकते हैं आप यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जा सकता है। दूसरा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या एसिड अगर है उसका भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कैसे निकालते हैं, आपको पता है K इक्वल टू, अगर डिसोसिएशन अगर एसिड होगा तो Ka होगा, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो इसमें इसको भी निकालने में बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि देखिए लेम्डा एम से निकल जाएगा अल्फा, और उस अल्फा को यूज कर लेंगे हम लोग इसमें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हमने आज बात किया कंडक्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोलरास लॉ, और जो उससे रिलेटेड टर्म था वो आज हमने कवर अप कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, बताएंगे प्रॉब्लम्स को बनाते कैसे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।